अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और नाज़रीन, आज हम एक ऐसे सीनियर तरीन पाकिस्तान के सियासतदान का बातचीत कर रहे हैं उनके साथ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जिन्होंने ज़माने तालिब इल्मी में सियासत में कदम रखा तो स्टूडेंट यूनियंस के सरबराह बने, क़यादत की पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। इनकी फैमिली का ताल्लुक जो है वो क़याम पाकिस्तान से पहले तहरीक पाकिस्तान से वाबस्ता रहे और पाकिस्तान के क़याम के लिए बड़ी कोशिशें की इनके ख़ानदान ने। अमली सियासत में आए तो पाकिस्तान की दो सबसे बड़ी सियासी जमातें जो हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके सदर भी रह चुके हैं। और अपने ज़माने तालिब इल्मी में ही जब ये नौजवान थे, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, तो उस वक़्त के सरबराह हुकूमत को भी बड़ा टफ़ टाइम दिया। और बांग्लादेश के क़याम के हवाले से भी जो प्रोटेस्ट हुए थे, और जब मुस्लिम ममालिक ने बांग्लादेश को तस्लीम किया था तो पाकिस्तान में जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो उस वक़्त भी बड़ी जानदार तहरीक चलाई। और फिर इसी मुतहर्रिक किरदार की वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे पॉलिटिकल लीडर ने इनको ज़माने तालिब इल्मी के दौरान ही 70 के अवाइल में पेशकश की कि इनको एक अहम सफारती ओहदा भी दिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने इस पेशकश को ठुकराया। और पाकिस्तान की सियासत में हमेशा बड़ा इनकलाबी किरदार अदा किया इन्होंने। और इनका नाम है मखदूम जावेद हाशमी, मुल्तान से तलक है। हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। आपसे बुनियादी सवाल यही कि कुछ अरसे से आप अमली सियासत से एक साइड पे किनारा कशी हमें नज़र आ रही थी। अभी आप दोबारा मुतहरिक हैं और गालबन मुल्तान NA 149 से आप इलेक्शन में भी बाकायदा हिस्सा ले रहे हैं, कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं। तो ये इलेक्शन आप आज़ाद हैसियत में या मुस्लिम लीग के उम्मीदवार की हैसियत से लड़ेंगे? और आपके नुक्ता नज़र में इस इलेक्शन की अहमियत क्या है? खालिद जमील साहब, मैं कभी गैर मुतहरिक नहीं रहा, बल्कि ज़्यादा मुतहरिक रहा हूँ। आपका ये आखिरी इलेक्शन जो 2018 में हुआ, तो मैं शुजाबाद और मखदूम शीत की कौमी असम्बली पे बिला मुकाबला MNA हो गया। मेरे मुकाबले पे सैयद यूसुफ गिलानी थे, इब्राहिम खान थे और जावेद अली शाह साहब थे। उनको नादहिंदगी की वजह से वो नाहिल करार दे गया। सिर्फ मैं ही था जो बिला मुकाबला पूरे पाकिस्तान में MNA हुआ। इससे पहले तो जो 13 का इंतखाबात में थे, उसमें भी मैं MNA बना, पिंडी से भी, इस्लामाबाद से और मुल्तान से भी। और उससे पहले भी 8 में भी मैं 2008 में भी MNA बना। मैं सिर्फ यह अर्ज कर रहा हूँ कि मैं कभी गैर मुतहरिक नहीं रहा। हालांकि मेरा एक लिहाज से जो मुझे एक दो बीमारियां भी हुई, तो उसमें मैंने उनका भी डट कर मुकाबला किया। लेकिन एक बीमारी मुझे बहुत है, वो 1964 से मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत की है। यूब खान के दौर में भी मैं जेल में बैठा था, 12-13 साल की उम्र में। और इस आखिरी दौर में भी 2 साल 1 साल पहले मेरे यहाँ पे इतना तंग आई हमसे एस्टेब्लिशमेंट, और क्या मेरे घर गिरा दिए गए, मेरे कंट्रोल शेड्स गिरा दिए गए, मेरे बच्चों के शादी घर गिरा दिए गए, स्कूल गिरा दिए गए। इसमें मैं तो गैर मुतहरिक नहीं रहा। नहीं नहीं, शायद आप मैं माज़ा चाहता हूँ। मैं ये नहीं मतलब था कि बड़ा तवील अरसे से, कुछ अरसे से बीमारी के तनाजुर में बात की थी, लेकिन मेरा ये कतन ये मतलब नहीं था कि आप प्रैक्टिकली बिल्कुल अलग हो गए। और आप तो उन सियासतदानों में हैं जिनकी उम्र को लोग नहीं, जोश जज्बे को देख के कहते हैं कि ये अभी भी नौजवान सियासतदान है। तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, जो जो आपने मौजूदा सूरत हाल पर बात की है, तो वो ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये एक जैसे मामूल की सियासत कहा जाता है, ये मामूल के मुताबिक ही हो रहा है। हम्म। क्योंकि
जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं करना चाहते। ये 1947 से लेकर आज तक यही एक तरीका है। आप ये देखिए कि कायद आजम ने अयूब खान को और जनरल वो था क्या नाम सिकंदर मेरे मिर्जा। जहन से निकल गया। जी नहीं नहीं, दूसरा था। कायद आजम के वक्त में वो दूसरा था। वो वो बड़ा अंग्रेज था। नहीं, वो लोग वो मैं उनके सबके नाम जानता हूँ। ये दिमाग से मेरे जहन से निकल गया है। बड़ा सीनियर तरीन जनरल था अयूब खान के ने। और इन्होंने कायद आजम को मशवरा दिया कि आप पार्लिमानी निज़ाम जो है ये अंग्रेज़ों का है, इसके लिए हमें मकामी तौर पे एक सिस्टम इवाल्व करना होगा। तो कायद आजम ने अयूब खान के तबादले का हुक्म दे दिया कि इसे ईस्ट बंगाल में भेज दिया जाए। लेकिन कायद आजम तो इस दुनिया से भी चले गए, लेकिन अयूब खान का तबादला वो अमली तौर पर उस पर अमल नहीं हुआ था। और वो यही यानी ये पहली उनकी बगावत थी एस्टेब्लिशमेंट की, जिसके जिसके सामने कायद आजम को भी हथियार डालने पड़े। तो ये हमारी बदकिस्मती है, ये मामूल की सियासत है। लेकिन आया इस मामूल की सियासत से हमारे मुल्क ने तरक्की की। हमारा मुल्क जो है वो फूला फला, हालांकि इसके पास वसाइल बेशुमार हैं, बेशुमार हैं। कल ही ये जनाब मुनीर आसिम मुनीर ने कहा है कि इतने खरब रुपयों के हमारे पास जो कीमती पत्थर हैं वहाँ पे मौजूद हैं, खरबों के, अरबों के नहीं खरबों के, जो सोने और चांदी से भी ज़्यादा हमारे पत्थर मौजूद हों। आप इससे अंदाजा कर लें, वसाइल बहुत सारे हैं, सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है। कह दिया जाता है बलूचिस्तान का, बलूचिस्तान में तो है ही सारा हमारे पास सोना है। मतलब हम दुनिया के दूसरे बड़े मुल्क हैं सोना पैदा जिनके पास जखीरे डिस्कवर्ड हो चुके हैं। लेकिन हमने ये पाकिस्तान आगे क्यों नहीं चला? क्योंकि इसके साथ जमहूरियत आगे चल नहीं सकी। आप ये देखेंगे अयूब खान साहब फिर वो इस मुल्क के 10 साल तक बैठे रहे। उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान को जो एक पॉपुलर जो क़यादत थी, या मादर मिलत मोहतरमा फातिमा जहाँ को उन्होंने उड़ा के रख दिया। वोट उन्होंने डाले, मुजीब शेख जो है वो तो जीत असेंबली गया था। में आके उसमें जीत जीत गया था। तारीख तय हो गई। और वो इसी तारीख को मांगते मांगते 15 मार्च की तारीख को असेंबली का इजलास होना था 1970 में। फिर होना हुआ, बल्कि मुजीब को पकड़ के मियाँ वाली में हमने बिठा दिया। तो इस लिहाज से हमारे मसाइल इतने नहीं हैं, वसाइल उससे ज़्यादा हैं। लेकिन हम क्या करें कि हमें रहने का तरीका नहीं आ रहा अभी तक। हम सब इसमें शामिल हैं। तो हमें हाशमी साहब, क्या जैसे ये हम कोई सियासत फैक्ट्रियाँ कहती हैं। जी 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 हम तारीख से सबक हासिल नहीं करते कि आपने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के इलेक्शन का तस्करा किया जो अयूब खान ने जीता था। बीडी मेंबर्स को सिर्फ वोट काक दिया गया, आवाम से वोट काक ले लिया गया। फिर आप 70 के इलेक्शन का तस्करा कर रहे हैं, और फिर 77 का इलेक्शन भी देखें तो आपने तो उस वक्त प्रैक्टिकली अमली सियासत में थे। हमने तो पढ़ा है, सुना है कि उस वक्त भी ऐसे ही उम्मीदवारों को अगवा किया जाता था और ऐसे ही बंद किया जाता था, ऐसे ही तशद्दुद किया जा रहा था जैसे आज किया जा रहा है। तो हम उस वक्त भी बिल्कुल उनके बिल्कुल। नतीजे में जमहूरियत डिरेल हो गई और ज़िया-उल हक साहब आ गए। तो हम सबक नहीं सीखते कोई माजी से? नहीं, असल में जो क़यादत आई है अयूब खान के बाद से, वो क़यादत की तरबियत और तरबियत गाह हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। भुट्टो साहब भी वहीं से आए। वो जब एक जमहूरियत की बात करते हैं, बरसे इक़्तिदार आए कि जमहूरियत का मतलब है मुझे पावरफुल करो, बजाय इसके पार्लियामेंट को पावरफुल करें। वो कहते हैं क्योंकि ये पैदाइश उसी फैक्ट्री की हैं, मियाँ नवाज शरीफ भी, हम सब लोग
वहाँ से आ गए। अब जब हम आंखें दिखाते हैं या हम क्या कहते हैं जनाब हमें लोगों ने वोट दिया है, तो वो कहते हैं तुम भूल गए थे जो तुम्हें कहाँ से उठा के हम ले आए हैं। उन्होंने सियासतदानों की बजाय फिर सियासतदानों को छोड़ के कारोबारी लोगों को सरबराह बनाना शुरू किया। आज तक कि मोइन कुरैशी को ले आए जिनको अपनी माँ की कब्र दिखाने के लिए यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने 12 कब्रें बना के दिखा दी कि कोई एक कह दो उसको क्या पता है, और वो वजीर आजम रह गया, शौकत अजीज आ गया। तो ये जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है इनको इस चीज़ पे नहीं देखती कि नवाज शाह शरीफ अब जमहूरियत की बात करता है तो कहते हैं तुम्हारे अलावा भी हमारे पास बंदोबस्त है। तो आज फिर वही सूरत हालात है। काकड़ साहब बैठे हुए हैं, कल को कोई और बैठा होगा। ये जो ट्रांसफर पावर है वो जब तक नहीं होती, और वो अभी तक नहीं होगी, जैसे एक है इंतखाब अब हो रहे हैं 8 फरवरी वाले, अल्लाह करे हो भी जाए, तो ये एक तरीके से हमारी फिर हुई ट्रांसफर पावर। ये हाँ, जी कोई बात नहीं। ये हाशमी साहब, ये आपको क्यों ज़रूरत पड़ी कहने की कि अल्लाह करे 8 फरवरी को हो जाए? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि ये पत्थर पर लकीर है और किसी ने अगर कोई कोशिश की तो हम जो है कि वो खड़े हो जाएंगे। और अभी आखिरी जो हमारी फ़ौजी क़यादत का इजलास हुआ कोर कमांडर का, उसमें भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को जितने भी जो मावनत मदद दरकार होगी वो मुसल्लह अफवाज फराम करेंगी ताकि इलेक्शन जो है कि वो बर वक्त कराए जा सकें। तो फिर आपको क्यों खदशा है कि आप ये दुआ कर रहे हैं कि हो जाए? तो हमें तो पुरयकीन रहना चाहिए कि होंगे, ज़रूर होंगे। आप ये मैं आपके खिदमत में अर्ज करूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंतखाबात नहीं चाहती, पब्लिक के सामने कह रहे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट भी ये इंतखाबात नहीं चाहती। ये वो उस तरीके के तरीके ही नहीं है, इंतखाबात को कामयाब करने के तरीके भी नहीं है। उससे तय भी नहीं हुआ कि इलेक्शन को करा लेंगे तो क्या पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे, या पार्टियां जो है उनको इस तरीके से लेवल जो प्लेइंग फील्ड है मिल जाएगी। आप जो फरमा रहे हैं चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल चाहते हैं, वो कहते हैं पत्थर पे लकीर है, तो हमारे यहाँ से जनाब पत्थर पे पानी गिरता रहता है तो पत्थर भी गिर जाता है। ये बार बार इस जो इंतखाबात कराने और मुलतवी कराने वाली कुव्वतें हैं वो उस पत्थर पे पानी की तरह गिरते गिरते पानी पत्थर को घिसा देंगे। चीफ जस्टिस साहब अपने उनका हम एहतराम करते हैं, उनकी ख्वाहिश है, अच्छी बात है, होना चाहिए, और इंतजामी भी कहती है हम करा के दे देंगे। मैं भी कहता हूँ अल्लाह करे हो जाए, मैं तो साथ दुआ भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिस तरह से चीजें चल रही हैं उस तरीके से इंतखाबात होते मुझे नहीं लगते। और फिर मैं उसमें से कोई कहता है कि मियाँ नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम होंगे, मैं कह देता हूँ नहीं होंगे। वो मुस्लिम लीग वाले नाराज हो जाते हैं। वो भाई मैं तजिया की बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ अगर दुआ की बात करें तो अल्लाह ताला करे मियाँ नवाज शरीफ 8 दफा वजीर आजम वो बन कहते जाए। हैं पीएमएलएन वाले कहते हैं हाशमी साहब के हाशमी साहब को हम टिकट नहीं दे रहे इस दफ़ा, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं बनेंगे। जरा उनसे पूछे मैंने टिकट मांगे उनसे? हाँ, लेकिन मैंने कभी नहीं मांगा। हम्म, आज पूछ लें, कोई कह सके। देखिए एक बात है बड़ी अजीब सी मेरी सियासत की, मैंने हमेशा जो सियासत की यही जब मैं इमरान खान को कहा था कि आपको जर्नैलों पर इतना डिपेंड ना करें और इन जजों पे डिपेंड ना करें, आप इलेक्शन के लिए फेयर तरीके से 2018 के इलेक्शन होने दें। नवाज शरीफ साहब को लोग वोट देना चाहते हैं तो बन जाए वजीर आजम, लेकिन हम किसी का खेल हम क्यों खेलें, हम क्यों नवाज शरीफ को निकालें? तो मेरे उस वक्त वो तहरीक इंसाफ ने कहा कि इसने हमारी पीठ में
चूरा घोंप दिया है। हम्म। मैं तो वही बात जो कर रहा था आज फिर कह रहा हूँ। तो तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं बड़ी अच्छी बात करता है। हम्म। जो मुस्लिम लीग वाले हैं वो कहते लीग हैं वाले नहीं। उनको हुकूमत मिल गई 3 साल। हम्म। शहबाज शरीफ साहब जिंदा हैं मौजूद हैं। उन्होंने सब के सब ने कहा कि मखदूम साहब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से हमें 3 साल इक़्तिदार के मिल गए। हम्म। 3 साल हमें एक दिन नहीं थी उम्मीद कि हम होंगे। लेकिन हम्म। मैं उनके लिए नहीं कर रहा था। मैं हम्म। मेरा एक मैं समझता हूँ कि ये जो इंतखाबात है इस फ्री और फेयर हो जाए एक दफ़ा। और उसके बाद कोई हार जाता है कोई जीत जाता है तो फिर उससे उसको माने हम एक हम्म। दूसरे के बजाय हम सब माने। मैं हम्म। तो आज ये कहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ की पहली जिम्मेदारी है इस मुल्क के सीनियर तरीन वजीर आजम के तौर पर भी कि वो पहला मुतालबा उनका ये होना चाहिए कि इमरान खान को और उसकी पार्टी को रिहा करो। उनको फील्ड में आके हम उनको शिकस्त देंगे। अवाम हमारे साथ है नहीं भी देंगे कोई भी जीत जाए। लेकिन हम जमहूरियत के लिए आए हैं इक़्तिदार के लिए तो नहीं आए। लेकिन हम्म। ये कहने की तरीका नहीं है। और वो मुझे कहते हैं कि वो ये जनाब आपने तहरीक इंसाफ की। मैं तो इमरान खान के कोई मेरे लिए वो आइडियल भी नहीं है। मैंने इख्तलाफ किया था आज भी 10,000 चीज़ों पे इख्तलाफ करूँगा। हम्म। मुझे अगर कोई कहे तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाओ तो मैं शामिल भी नहीं होऊंगा। हम्म। मैं बात ये कर रहा हूँ कि कोई हम अपना वो बेस तो बनाएं हम्म। जो पाकिस्तान बनते ही आज तक नहीं बन सका। कि हम किसी मुखालिफ को भी जीतते हुए देखना चाहते हैं तो कम क्या हम उसको कहे लीजिए हम भी आपको इस बात से सपोर्ट करते हैं। अगर पाकिस्तान के अवाम आपको वोट देते हैं तो बनाओ हुकूमत। लेकिन वो कहते हैं जी वो तो दुश्मन होगा पाकिस्तान का। अच्छा हाशमी इसी तरह साहब एक नवाज चीज़ ये शरीफ पर बताएं इसी कि इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब के बारे में हम्म। कहते थे। इसी तरीके से बेनज़ीर को कहते थे सिक्योरिटी रिस्क है। इसी तरीके से भुट्टो को हमने कहा कि सिक्योरिटी रिस्क है। फिर कौन आएगा। आप दूसरों को कहते रहेंगे वो आपको कहते रहेंगे। जो तर्ज हुकूमत था इमरान खान का मैं उससे कोई मुतफिक भी नहीं हूँ। हम्म। लेकिन वो मुस्लिम लीग वाले अपने घर को तो संभालें अपनी हम्म। पार्टी को तो जिंदा रखें। मुझे तो डर लग रहा है कि मुस्लिम लीग मुस्तकबिल में इक़्तिदार तो छोड़े मुझे मुस्लिम लीग सामने खड़ी हुई नजर नहीं आती। मेरा ये कंसर्न है। हम्म। मैं मुस्लिम लीग में पैदा हुआ हूँ। मुस्लिम लीग में मरना चाहता हूँ। और जब मुस्लिम लीग आगे 6-6 ग्रुपों में आज मैं आपको बताऊँ एक एक जिले में 6-6 जगह पे वो बटी हुई है। हम्म। ऊपर तक बटी हुई है। वो हम्म। इक़्तिदार के जरिए अपने आप को ठीक करना चाहते हैं। इक़्तिदार के जरिए पार्टियां मजबूत नहीं होती। पार्टियों की मजबूती से जमहूरियत मजबूत होती है और इक़्तिदार मजबूत होता है। ये हमारी पार्टियों को बात ये समझ नहीं आ रही। इमरान खान को भी उस वक्त समझ नहीं आती थी। आज जब उनके ऊपर दबाव बढ़े हैं जब उनके ऊपर ज्यादतियां हुई हैं और ज्यादतियां बेपनाह हुई हैं मैं बैठा देख रहा हूँ। तो उसके लिए उसकी पार्टी में उस तरीके से कोई बोल नहीं रहा जो मैं बोल रहा हूँ। वो उसकी इसकी पार्टी मुझे के तो भी सारे सलाह लोग जेल में मिलेगी। चले गए ना। मैं आधे छोड़ के चले गए बाकी जेल में बंद हो गए तो अब तो वकील रह गए ना सिर्फ उनके पास जो भाई बोल रहे हैं या पार्टी केस लड़ रहे हैं। कोई इतनी छोटी पार्टी नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। अभी आप दरखास्तें देखेंगे तो सारे इलेक्शन लड़ने के लिए आएंगे सब निकल के आ भी जाएंगे। लेकिन वो नहीं बोलते इमरान खान के हक में। मैं बोल रहा हूँ और बोलूंगा। इसकी सजा मुझे भी मिलेगी। लेकिन मैं इन सजाओं का आदी रहा हूँ। मैं ये इमरान खान के लिए नहीं बोल रहा। ये मैं पाकिस्तान की आवाज है। वो कहते हैं इमरान खान। मैं कहता तो दे दो यार इख्तियार। मैं तो उसमें शामिल भी नहीं होऊंगा। इसी तरीके से मियां नवाज शरीफ को जब कहा मैंने कहा मियां साहब को लोग अगर बनाना चाहते हैं बनाने दो।
इमरान खान बनाने दो। हम्म, तो मैं तो उसमें वो नाराज हो गए, आज मैं बात करता हूँ ये नाराज हो रहे। मैं कहता जमीनी हकायक को तो देखो हम्म, कि लोग क्या कह रहे हैं। हम्म, लोग को ये पार्टियां मुतासर नहीं कर सकी। हम्म, ये नहीं कि मर जाएंगी, हम्म, सीटें मिलेंगी, बड़ी बड़ी जाएंगे ऐवान में, ताकतवर पार्टियां होंगी मुस्लिम लीग भी। लेकिन अवाम जो है वो इनके दौरे हुकूमत से वो कहते हैं पाकिस्तान कमजोर हुआ है, हम्म, पाकिस्तान माशी तौर पर तबाह हुआ है। तो लीडर कौन सा? हम्म। जरदारी साहब थे या मियाँ नवाज शरीफ साहब थे? 43 साल इनके पास इकतदार रहा है। हाशमी साहब, वैसे छोटी सी मैं ब्रेक इस ले बात को नहीं मानता। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, तो वापस आते हैं। तो ये यही इशू के सिमातें क्यों कमज़ोर हुई और क्यों गैर जमहूरी क़ुव्वतें जो हैं कि वो मजबूत हो गई। इसमें क्या सियासी जमातों का अपना कसूर है कि वो अपनी इंटरनल जो जमहूरियत होनी चाहिए पार्टी में वो कायम नहीं कर सके, जिसकी वजह से नुकसान हुआ, या कुछ और अवामिल हैं? और इसी तरह पाकिस्तान को जो इस वक्त चैलेंजेस हैं उनसे आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, उस पर ज़रा बात करेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जावेद हाशमी साहब हमारे साथ आज प्रोग्राम में हम बातचीत करें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामा, इलेक्शन और कुछ सियासी जमातों को जो चैलेंजेस दरपेश हैं और मुल्क को जो चैलेंजेस हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं। हाशमी साहब, ब्रेक से पहले आपने सियासी जमातों को उनकी अपनी कमज़ोरियाँ बता रहे हैं कि उनके अंदर जमहूरियत नहीं है, जिसकी वजह से गैर जमहूरी क़ुव्वतें या इस्टेब्लिशमेंट जो ज़्यादा मजबूत हुई है। दूसरा, आपने एक बात कही कि सियासी जमातें खौफज़दा हैं, इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। सियासी जमातें तो हमेशा एक जमहूरी माशरे के अंदर वो ये चाहती हैं कि वक्त पर इलेक्शन हो, जो भी 5 साल 4 साल का टेन्योर है वो कंप्लीट हो, वो एक तसलसल हो, ताकि ज़्यादा मजबूत हो जमहूरियत, आवाम को मुकर्ररा वक्त पे इख्तियार मिले कि वो अपनी राय का इजहार करें और आवाम की हुकूमत कायम हो। तो ये कैसी सियासी जमातें हैं कि इलेक्शन से खौफज़दा हैं, और ये खौफज़दा क्यों हैं? देखिए खालिद जमीर साहब, हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप जो है वो इतनी ताकतवर है, गहराई है उसकी, एस्टेब्लिशमेंट की। उसके अंदर उन्होंने पार्टियों को जिंदा भी नहीं रहने दिया, हर तरीके से वो इनको मार देते हैं। बड़ी से बड़ी पार्टी भी आपको मनहनी सी लकीर बन के रह जाती है। तहरीक इंसाफ कितनी बड़ी पार्टी है, लोग खड़े हैं साथ उसके, लेकिन कब तक? 30 साल तक, 40 साल तक। हम्म, बात यह है कि डिक्टेटरशिप जो है, हमारे लोग जो है, अवाम जो है, वो अपनी एस्टेब्लिशमेंट से, अपने अफवाज पाकिस्तान से वो बगावत नहीं करना चाहते। और जो पार्टियां हैं, ये इक़्तिदार इनको जो मिलता है वो भी नहीं होता पूरा इनके पास। लेकिन जब इन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिए, पूरा इक़्तिदार की बजाय अधूरा इक़्तिदार ले लिया, और पार्टियों के अंदर तंजीमें फिर ना आने दी, क्योंकि अभी पार्टी के हेड तो 4-10 साल मुल्क से बाहर होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, शहीद होते हैं। उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, मैं ये नहीं कहता कि कुर्बानियाँ नहीं दी, लेकिन वो उनकी गिरफ्त जो है वो पार्टियों पे नहीं होती। फिर वो अपनी मर्जी से फील्ड बनाते हैं। एक हम्म, फैमिली का हेड, उसके 4 रिश्तेदार, वो सारे बैठ के हुकूमत के हर चीज़ पे कंट्रोल कर लेते हैं, बिरादरियाँ कंट्रोल कर लेती हैं। वो ताकतवर बनने के बजाय और कमज़ोर हो जाते हैं। अलबत्ता ज़ाती तौर पे उनके कारोबार बहुत आला बन जाते हैं, उनके हम्म, घर मुल्क से बाहर होते हैं। जब उनके को बैठ के अंदर कहें कि जनाब ये घर बाहर ना बनाएं, तो नाराज हो जाते हम्म, हैं। इमरान को कहें कि आप जनरलों का कहा ना माने, वो नाराज हो जाता है। हम्म, इसी तरीके से ये पार्टियां नहीं हैं,
असल में ये पार्टियां नहीं है, हम्म, ये फील्ड्स है, ये एक छोटा छोटा ग्रोह है, हम्म, ये किसी असूलों पे नहीं चल रही होती, ये हम्म, सर्वाइवल की जंग लड़ रही होती हैं। तो हम्म, उससे उनसे तवक्को करना कि वो इसकी पूरी शक्ल और सूरत बना के रख देंगी कौम के सामने, नहीं। इन पार्टियों का कसूर नहीं है, हम्म, ये असल कसूर एस्टेब्लिशमेंट का है। थोड़ा सा भी हम्म। इनको इनको भी नहीं देते। लेकिन फिर हाशमी साहब, अब उन्हें सियासी कंधे तो जमातें ही फराम करती हैं ना। आपकी अपनी सियासत हमेशा एंटी स्टैब्लिशमेंट रही। आपने अपना कैरियर स्टार्ट किया अयूब खान दौर के अंदर। आपने नौजवानी के अंदर जो है कि फातिमा जिन्ना के हक़ में मुजाहरों में शरीक हुए, रैलीज़ में शरीक हुए। लेकिन फिर ज़िया-उल-हक़ का दौर आया तो उसमें आप ग़ालिबन 29-30 साल की उम्र में उनके वज़ीर अमूर नौजवान भी बने और फिर उनके साथ कैबिनेट में हुए। लेकिन बाद में फिर आपने रुजू भी कर लिया। तो क्या आप नहीं समझते कि सियासी जमातों को खुद भी थोड़ा सा जो है मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए, सियासतदानों को, सियासी जमातों को, रेदर दैन कि हम जब अपने मफादात होते हैं तो हम कंधा फराम कर देते हैं और दूसरे को सियासी गिद्ध के तौर के ऊपर हम भी सलूक करते हैं मुखालफिन के साथ, जैसे अभी भी हो रहा है या इससे पहले भी होता रहा है। 2002 में भी हुआ, पेट्रियाट बना, सब कुछ हुआ, हमने देखा। तो ये सियासी जमातों को कुछ मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए और सियासतदानों को? देखिए, मैं तो वही अर्ज कर रहा हूँ, ये पहले ही कमजोर हैं, लेकिन ये फिर सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं कि वो इकतदार इनको अता कर दे, सब के सब, क्योंकि उतने स्ट्रांग बनते नहीं हैं। हम्म, पाकिस्तान लेवल की पार्टियां होती हैं, फिर वो आके रह जाती हैं एक एक सूबे की, हम्म, उनकी ताकत जो है वो बिल्कुल डाइल्यूट हो चुकी होती है। वो आज के दौर में मैं आपसे अर्ज करूं, सब के सब चाहते हैं कि आसिम मुनीर इक़्तिदार मुझे दे दे। मैं हम्म। कहता हूं मुझे दे दें, कल ही मैं आके इक़्तिदार लेकिन पे एक बैठ लेकिन जाऊंगा। हाशमी साहब, इक़्तिदार तो अवाम ने देना होता है। जमहूरी मुआशरे में वोट अवाम देते हैं, वही तो तो फिर मैं नज़र कह रहा क्यों हम हूं, लगा लेते हैं इधर उधर? भाई मैं वही कह रहा हूं कि इक़्तिदार अवाम से वो नहीं मांग रहे, इक़्तिदार वो मांग रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से, सारे के सारे। हम्म, यही तो बात है, हमारे पूरी दुनिया के अंदर लोग इक़्तिदार मांगते हैं अवाम से, और हम्म, अवाम फिर उस इक़्तिदार की पासबानी करते हैं, हम्म, तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हम्म, ये मांगते भी उन्हीं से हैं, फिर निकाले भी उन्हीं के हुक्म से जाते हैं। हम्म, ये तो हमारा क्राइसिस ये है। हम्म, मैं आपने कहा, भाई मेरे साथ मैंने जितनी जिंदगी गुजारी है और अभी तक गुजार रहा हूँ, मुझे बात करते हुए भी अच्छा भी नहीं लगता बार बार, लेकिन मैंने तकरीबन 62-63 साल सियासत की है अपने घर से निकल के। 12 साल का था मैं हम्म, जेल में बैठा था। हम्म, तो मुझे ये आप ये बताएं कि मेरा तो एक घर से इब्तदा भी थी, किताबें भी पढ़ ली, कायद आजम के आखिरी अयाम, लास्ट लास्ट डेट ऑफ कायद आजम, जिसको उनके इलाही बख्श, डॉक्टर इलाही बख्श जो था उनका, उसने लिखी हम्म, वहाँ तुर्बत ज़ियारत के अंदर। बात ये है कि मुझे तो जितना हालात का मैंने सामना किया, ये मेरा अल्लाह ताला है, उसे मुझे हिम्मत दी हुई, मैं आज तक कर रहा हूँ। अब हम्म, मेरी उम्र जो है अगर 74-75 साल हो गई है, या नवाज शरीफ की इतनी है, शहबाज शरीफ की इतनी है, बाकियों की भी, अभी जो इमरान खान है 72 साल वो भी हो गया है, शाहमूद अगर 70 का हो गया है, हम्म, यूसुफ रजा ये भी 72-73 के हो गए हैं। तो अब हम जो 72-73 साले हैं, हम कहते हैं जी हम बड़े हम ही मुल्क चलाएंगे, जो जो बाइडन चला रहा है, हम्म, मोदी चला रहा है, वो हम्म, भी हमारा हम उम्र है। लोग कहते हैं भाई खुदा का नाम मानो, अब नौजवानों को रास्ता दे दो, हम्म, लेकिन रास्ता कैसे मिलेगा? हमारे यहाँ सियासी कुव्वतें है ही नहीं, सियासी सोच नहीं है।
वो जब सियासी सोच से आप बात करेंगे तो वो कहेंगे ये तो टिकट क्या नहीं मिला, नाराज हो गया। वो कहेगा इसको पाकिस्तान की सदारत नहीं मिली थी, नाराज हो गया। और भाई मुझे जो एक आदमी आपके सामने कह रहा हूं कि कभी टिकट मांगी नहीं है मैंने किसी पार्टी से, तरीके इंसाफ से भी नहीं मांगी। तो मुझे तो 4-4, 5-5 टिकट दी गई। अब मुझसे सवाल ये होगा कि जी आपको शायद टिकट नहीं दे मिल रही। भाई मेरी एक सोच तो है, बिल्कुल एक उस सोच को प्रिंसिपल स्टैंड होना नहीं। चाहिए। अच्छा हाशमी साहब ये बताएं कि इस वक्त तमाम सियासी जमातें एक तरफ हैं और एक जमात एक तरफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और रोज़ जो हम आए दिन मनाजर देख रहे हैं कि कभी उम्मीदवार अगवा हो रहे हैं, कभी उनके कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। अभी जब तजवीज़ और तईद कुनिंदा की बारी आई कि जब स्क्रूटनी होनी है तो उनको अहाता डिप्टी कमिश्नर आर ओ ऑफिस से जो है कि वो सादा कपड़ों में लोग हैं, मुंह के ऊपर उन्होंने मास्क लगाए हुए हैं और वो उठा उठा के लेके जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन खामोश, हर इदारा खामोश। तो ये जो हम और आप बैठ के हम आइन की बात कर रहे हैं, जमहूरियत की बात कर रहे हैं, इक़्तिदार की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ तो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। ना हमें कोई आइन नज़र आता है, ना कोई कानून, ना कोई इक़्तिदार। तो ये हम जा किस तरफ रहे हैं? तो यही मैं अर्ज कर रहा हूँ जनाब वाला। मैं कहता हूँ आज तहरीक इंसाफ वो अकेली खड़ी है। भाई ये बात नहीं है। जिसके पास पॉपुलर वोट होता है सारी पार्टियां पहले तो उसी के खिलाफ इकट्ठी हो। एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में खेलना शुरू कर देती है। हम्म मुस्लिम लीग इक़्तिदार में थी तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसके खिलाफ नहीं थी। हम्म जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसके खिलाफ नहीं थी। मैं कहता हूँ कहीं तो फुल स्टॉप लगाओ। हम्म अब इस तरीके इंसाफ के खिलाफ हो जाओगे। भाई अगर इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, केसेस चलाएं, 9/22 भी चलाएं, 10,000 केसेस और भी बना रहे। शाहमूद को जैसे उड़ा के रख दिया उन्होंने। अब एक औरत वहां से सियालकोट से कहती है 40 साल से वो दरसे कुरान दे रही है। इम्तियाजुद्दीन डार की बीवी उमर की और उस्मान की माँ, मैं जानता हूँ उसको, मेरा ताल्लुक है। 40 साल से दरसे कुरान देने वाली औरत है। तो अब अगर उसको अब जाके घर के अंदर भी तंग करेंगे, बाहर भी तंग करेंगे, ये सारा कुछ हो रहा है और इसमें कोई बोलने का भी नहीं। तो फिर जब इनके साथ होगी तो फिर इनके लिए कोई नहीं बोलेगा। एस्टेब्लिशमेंट के गेम ही यही है कि जो उनको लड़ाते रहे। अब जो बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है बोले उसमें सारे के सारे जो ज़रा हाशमी साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस तो यहीं से बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत हम कर रहे हैं मखदूम जावेद हाशमी साहब से, जो पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदानों में शुमार होते हैं। हाशमी साहब, आप ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे उस्मान डार की वालदा का और इसी तरह इम्तियाज़ साहब की अहलिया का। चौधरी फैमिली जो है, चौधरी शुजात साहब, चौधरी वजाद साहब, ये एक ऐसा ख़ानदान है जो पाकिस्तान की सियासत में आपने भी उनके साथ काम किया हुआ है। बड़े वज़ादार लोग इनको समझा जाता था, इस पूरे ख़ानदान को। सियासत में हमने देखा बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो, फातिमा जिन्ना या बाकी जो प्रैक्टिकली सियासत में ख़वातीन होती हैं उनको निशाना बनाया जाता रहा। बदकिस्मती से उनके खिलाफ इल्ज़ामात लगाए गए, तोहमतें लगाई गई। लेकिन जो घरेलू ख़वातीन होती थी उनको कम जो है कि तंग किया जाता था। लेकिन अब इस दौर में हम ये देख रहे हैं कि चौधरी शुजात जैसा ख़ानदान जो है कि उनकी ख़वातीन के साथ जिस तरह से बरसरे आम जो सलूक किया जा रहा है वो बड़ा अफसोसनाक है। तो ये जो सारे मनाज़र हैं, इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि क्या हम इतनी इक़्तिदार हमारी जो है कि इतनी हम फॉल डाउन हो गया हमारा
कि हम इस हद तक आ गए हैं? देखिए, मैं तो चौधरी परवेज इलाही और शुजात अभी सियासत में आए भी नहीं थे। उनके वालिद का मैं कुलीग था। ज़ोहर दोनों इलाही साहब का। कैबिनेट में इकट्ठे थे और मैं पहली दफ़ा बन रहा था, नौजवान था। वो उदेर उम्र थे, लेकिन हम एज ए कुलीग थे। और फिर वो चौधरी शुजात और इनको कहते थे कि मैं अगर मर जाऊं तो ये आपका बाप है, आप इनसे मशवरा करके हम्म, सियासत किया करें। है आपसे छोटा, लेकिन ये हम्म, आपका बाप है। हम्म, तो मैं उस घर से बहुत ताल्लुक है मेरा, हम्म, बहुत ज़्यादा। हम्म, और उनकी सियासत जो थी, उन्होंने भी गलतियां की हैं। हम्म, वरना मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी उन्हें उस तरीके से अकोमोडेट ना किया, और वो भी काफिली उन्होंने बना ली। तो मैं उस बैकग्राउंड को छोड़ के ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो कैसा है, ये चौधरी चौधरी ज़हूर इलाही की बेटी, जो आज परवेज इलाही की बेगम साहबा हैं, हम्म, ये इन्होंने भी जुलूस निकाले थे भुट्टो के दौर में। हम्म, इनके ऊपर भी लाठी चार्ज हुआ था। ये हम्म, ये तो हो जाता था, हम्म, लेकिन अब जो जहाँ तक ज्यादतियाँ की जा रही हैं, इसका हर हर दौर की ज्यादतियाँ नई होती हैं। हम्म, उनका अंदाज नया होता है। हम्म, उनकी आज की तारीख की जो ज्यादतियाँ हैं, वो उसको हम महदूद एक दो लोगों तक कर नहीं सकते। हम्म, बहुत ज्यादतियाँ हो रही हैं। हम्म, ये लोगों से जैसे कागज छीने जा रहे हैं, उनके उनके रिश्तेदारों को तक किया जा रहा है। मैं तो, आप कह रहे थे, मैंने कहा मैं जमीन पर बैठा हूँ। इस हम्म, मुल्क के जो गरीब आदमी हैं, 90% आदमी को, मैं कल भी जुमे के मस्जिद में गया था, 90% लोगों के पास गर्म चादर नहीं थी पहनने की। हम्म, दो कपड़ों के अंदर आए हुए थे। हम्म, वही गर्मी के कपड़े, वही हम्म, इतनी शदीद सर्दी के अंदर पहनते हैं। हम्म, लोगों के तन पे कपड़ा नहीं है, हम्म, उनके बच्चों की तालीम नहीं है, हम्म, रोटी खाने के लिए वो दाने जमी को तरस रहे हैं। ये हम्म, ये जो तबाही आई है, वो समझते हैं, वो वहां तक तो पहुंच चुके हैं कि हम्म, ये एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन वो समझते हैं कि ये बाकी सारे जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्यों खड़े हैं, हम्म, ये इमरान के साथ क्यों नहीं खड़े हो जाते। ये हम्म, उनका बिल्कुल इलॉजिकल, उनका जो कंक्लूजन है, हो सकता है उसमें कोई लॉजिक ना हो, हम्म, लेकिन वो जिद कर गए हैं कि हमने वोट इनको नहीं देने, हम्म, हमने वोट इमरान खान को देने हैं। हम्म, हालांकि इमरान खान की हुकूमत भी कोई आइडियल हुकूमत तो नहीं थी, हम्म, और उसने भी ज्यादतियां की ना हम्म, करते। देखे ना, ये आप सबको, जब तक ये अपने आप को ये नहीं मानेंगे कि हमने सबने ज्यादतियां की हुई हैं, अब इकट्ठे होके एक पार्टी के साथ ज्यादती ना करो, हम्म, उसको भी अपने साथ लेके, अगर वो जीतती है, उसकी जीतने के लिए ये आवाज उठाए, या कम से कम जेलों से निकालने के लिए। हम्म, इम्तियाजुद्दीन डार जो था हम्म, सियालकोट का, वो मियाँ नवाज शरीफ का खास बंदा था। हम्म, उसमें इम्तियाजुद्दीन डार ने बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग की हेल्प की, मियाँ साहबान की। और हम्म, वो उसकी बेगम के साथ अगर ये हो रहा हो, हम्म, तो और ना सही, ज़ाती ताल्लुक की बुनियाद पर भी हम्म, ये रोकें हम्म। एस्टेब्लिशमेंट को। अच्छा और जब हाशमी ये साहब, अगर रोकेंगे, 2014 में हम जाएं, उस वक़्त पीपल्स पार्टी और नवाज लीग का तारीख जो है कि वो बड़ी तल्ख है उनके आपस के तल्लकात की। और लेकिन 2014 में जब आप जिस जमात का हिस्सा थे, उसने उस वक़्त जब लॉन्ग मार्च धरना, एक तवील धरना दिया, तो ये पार्लियामेंट के अंदर सारी फोर्सेस इकट्ठी हो गई थी, तो पार्लियामेंट और हुकूमत बच गई थी। अच्छा, ये हम क्यों नहीं सोचते, जैसे अभी इस वक्त एक फुस्तायत सी नज़र आ रही है हमें, ज़मीनी हक़ाइक़ तो यही हैं जो सियासी मैदान में इस वक्त हो रहा है, और उसमें हुकूमती इदारों का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हम क्यों नहीं सोचते कि ये आज एक के साथ हो रहा है, कल हमारे साथ होगा, तो एटलीस्ट हमें एक फेयर प्ले ग्राउंड देना चाहिए। क्या इसकी एक बड़ी वजह ये तो नहीं कि अब तमाम सियासी जमातों को ये भी यकीन हो गया है कि जैसे आप कह रहे हैं कि आवाम ज़िद पर उतर आई है कि नहीं, हमने उसको वोट देना है, और उसकी कामयाबी सबको नज़र आ रही है, तो इसलिए सब मिलकर इतने गिरे हुए हथकंडों के ऊपर आ गए हैं।
एक वजह ये है या कोई और वजह भी हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो जो पार्लियामेंट थी वो टूट रही थी उसी शाम को, तमाम कोशिशों के बावजूद। हम्म। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग भी इकट्ठी थी, मौलाना फजल रहमान भी साथ खड़े थे, लेकिन उसी शाम को वो तोड़ रहे थे इमरान खान की मदद से। हम्म। करना ये था। तो हम्म। मैंने, जब मैं निकला, मैं जाके बैठ गया असेंबली के अंदर, और बाद में फौरन मैंने इस्तीफा भी दिया। तो पूरा जो सीन था उसका बदला सिर्फ मैंने खुदकुशी करके, मैं उसका कोई मैंने सिला लेना था या दिया कि किसी ने मैं मुझको उसका सिला नवाज शरीफ ने दिया, बल्कि नवाज शरीफ ने तो, और शहबाज शरीफ ने। जब मैं तहरीक इंसाफ में गया तो यहाँ हमारे रिश्तेदारों की जमीनों पे कब्जे करवा दिए, वहीद रईस साहब के जरिए से, हम्म। हुकूमत के जरिए से। तो ये कोई माफ नहीं करता। हम्म। मैं आज भी कहता हूँ कि नवाज हम्म। शरीफ जो है मेरा लीडर है, उसने बड़ी अच्छी जंग लड़ी, बहुत ज्यादा लड़ी, लेकिन वो फिर उनके पास हो जाती है। हम्म। फिर जाके एस्टेब्लिशमेंट से भाजपा को एक्सटेंशन जो दे रहे थे, वो मियां नवाज शरीफ ही तो थे, वो हम्म। इमरान खान ही तो थे, वो जरदारी साहब ही तो थे। हम्म। अब आखिरी भी और फिर इनसे मांगना चाहता था एक्सटेंशन। तो ये हमारे सियासतदान जो है, एक दफा लड़े, मेरी तरह लड़े, हम्म। खुदकुशी करें, हम्म। वो नहीं इक़्तिदार मिलता, ना मिले, हम्म। इनके दुश्मनों को मिलता है, मिल जाए, फिर जाके पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो है जिंदा रहेगी। वरना जमहूरियत की जो सर्वाइवल है वो खदशे है उसके बारे में। आपको हाशमी साहब किस किस सियासी लीडर में, जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, इमरान खान है, ये तीन बड़ी जमातें हैं ना जो इस वक्त लीड कर रही हैं, आपको इन तीनों में क्या ये नज़र आता है कि जो आप कह रहे हैं कि एक दफ़ा अपनी आपको सियासी अना को मारना होगा और जिसको भी अवाम मैंडेट देते हैं उसको तस्लीम करें और फिर आगे बढ़ें, तो आपको लगता है इस वक्त जिस जगह पे हम खड़े हैं कि इन तीनों में ये सलाहियत है कि ये अपने आप की सियासी अना को ख़त्म करके और वे फॉरवर्ड जो है कि एक दूसरे को सियासी हवालों से उसके नताइज को बर्दाश्त करें, अवाम की राय को बर्दाश्त करें, इनमें है ये हौसला? देखिए, मैं समझता हूँ ना भी हो इनके अंदर सियासतदान, अगर पहले तो सियासतदान रहना चाहते हैं तो फिर इस तरीके से मशहूरी नहीं होनी चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट किसी को चौथी दफा बना देगी, पांचवी दफा बना देगी। तो इसको सबको रियलाइज करना चाहिए, ये चौथी, पांचवी, छठी दफा वजीर आजम बनने की बात नहीं है। मेरी तो फिर दुआ है कि मेरे नवाज शरीफ साहब 8 साल, 8 मरतबा वजीर आजम पाकिस्तान बने। और लेकिन वो ऐसे के बनना है, उन्होंने किसी से उधार लेके, इक़्तिदार लेके, तो हमको क्या देंगे? ये इनके अंदर ये नहीं भी है तो पैदा करनी पड़ेगी इनको। जब तक अपने अंदर ये हैसियत से अपने आप को ये प्रमोट नहीं करते कि हम जमहूरियत बचाने वाले हैं, अगरचे उसमें हमें नुकसान हो जाए, हम इसके बावजूद किसी को इक़्तिदार मिल जाए, इमरान को मिल जाए, हम जमहूरियत को बचाएंगे। और जो आवाम का वोट हो, जो उनका फैसला हो, उसे सब मिलके कबूल करेंगे। फिर आखिर पाकिस्तान देखें एक दिन के अंदर तरक्की के रास्ते पे चल पड़ेगी। आखिरी अब चीज़ बस करो एक जी, आखिरी चीज़ एक पूछना अब बस चाहूँगा। करो यार, अब आखिरी बस करो, बस आखिरी सवाल बस एक करो, पूछना चाहूँगा कि काफी हो गए। एक एक चीज़ बता दें, जैसे मिसाक जमहूरियत का मुआहदा हुआ, अभी कहा जाता है कि मिसाक मईशत भी होना चाहिए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि हम सारे बुला के आगे की तरफ चलें, तो इस नुक्ते पे आप समझते हैं कि वाकई यही हल है या कोई एक और हमें सोशो इकनॉमिक कोई तमाम सियासी जमातों को बैठ के बाकायदा कोई मिसाक करना होगा? नहीं, मुझे तो जब ये मिसाक जमहूरियत हुआ था, लंदन में बैठ के किया था, उसमें इमरान खान भी शामिल थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी शामिल थी, मियां नवाज शरीफ उसके को के रूह रवां थे।
मैं समझता वो भी सही तौर पे नहीं चला था। एस्टेब्लिशमेंट ने उसको तोड़ दिया और फिर वो उसके मुताबिक चले, इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि उसने जो परवेज मुशर्रफ था उसने कहा जी मेरी मर्जी का वज़ीर आज़म बना ले, वरना बेनज़ीर साहबा आप पाकिस्तान में नहीं आएंगी, वरना अपनी जिम्मेदारी अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम खुद कर लें। और वो फिर क्या हुआ बेनज़ीर भुट्टो के साथ? मिसाक जमहूरियत की नज़र हो गई वो। बात तो ये है ना कि हमें अब सोचना होगा कि एक बेनज़ीर नहीं, कई बेनज़ीर होंगे, कई इमरान खान होंगे, कई नवाज शरीफ होंगे, वो कुर्बान होते हैं तो हो जाएं, शहीद होते हैं तो हो जाएं। पाकिस्तान के अवाम, नौजवान, ये तो लाखों लोग हैं जब से पाकिस्तान बना है, वो शहादतें भी ले रहे हैं, जेलों में भी चले गए, उनके नाम भी मिट गए, अपनी ज़िंदगी का पूरा चीज़ ज़िंदगी लगा दी उन्होंने पाकिस्तान पे, आज तक उनका नाम भी कोई नहीं लेता, कल जावेद हाशमी का नाम भी कोई नहीं लेगा, कोई ज़रूरत तो फिर मैं काम ना करूं, हम लोग पाकिस्तान के अवाम जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं। इस तरह इंडिया के, अगर पाकिस्तान इंडिया के बाद आज़ादी के अगर एसटी की वहाँ एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत होती तो आज हाथ हाथ जोड़ के बैठे होते। पाकिस्तान के लोग जमहूरियत के लिए मर रहे हैं और जो जमहूरियत को जानते हैं कि हर तरीके से जब कोई डिक्टेटर आएगा उसको उठा के फेंक देंगे। आज जिस मिसाक जमहूरियत मिसाक मीशत की बात कर रहे हैं वो उसी वक्त आएगी जिसके बाद इनको खुद ब खुद इनमें से कुर्बानियाँ होती जाएगी, फिर आखिरी टक्कर होगी वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, फिर कोई इक्का दुक्का आवाज़ें नहीं होगी जावेद हाशमी फलाना लड़ रहा है, वो तो मारे जाते हैं, कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी हमारी होती है, हमें तो मकोड़ा कीड़ा समझ के मसल के फेंक दिया जाता है। सब मिलके चले अगर पाकिस्तान से इनकी सिंसियरिटी है, पाकिस्तान के बच्चों को जो बढ़ रहे हैं भूखों से उनको हमने ताकतवर बनाना है, तो जमहूरियत को ताकतवर बनाना होगा। ताकि जमहूरियत से भी आगे जाके हमें अपनी कुर्बानियों के लिए हर एक को पेश करना होगा, लेकिन ये करेंगे नहीं। चलो, बहुत शुक्रिया। आप मखदूम जावेद हाशमी साहब हमारे से बातचीत कर रहे थे, आपके बड़े सीनियर तीन लीडर, और पाकिस्तान के मौजूदा हालात को कुछ ज़्यादा मुतमिन दिखाई नहीं देते। इसकी बहुत सी लीगल पॉलिटिकल रीजंस भी हमारे सामने हैं, माशी वजूहात भी सामने हैं, लेकिन इन मुश्किलात से पाकिस्तान को आगे निकालने का वाहिद हल यही है कि जो आईन पाकिस्तान दस्तावेज़ है इसको सिर्फ दस्तावेज़ तक ना रखा जाए बल्कि इस पर अमल किया जाए और तमाम सियासी जमातें एक दूसरे को बर्दाश्त भी करें, और जो आईन पाकिस्तान में दिया गया तरीक़ाकार है हुकूमत का, तर्ज़ हुकूमत का, उसको अपनाया जाए तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।